नमस्कार, स्वागत है आपका द एंड शो में। और 2025 का साल अब बिल्कुल खत्म होने वाला है और इस साल ने बहुत सारे लेसन्स हमें दिए हैं। अगर आप एक साल का मार्केट देखें तो आपको थोड़ी राहत इंडेक्स लेवल पे जो कि मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसको 15 महीने कर दें तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि 15 मंथ का जो हम लोग एवरेज देखेंगे तो वो काफी कमजोर है। 2025 में हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने करीब करीब 10% का रिटर्न दिया है। 28 तारीख को हम ये रिकॉर्ड करें उस तक का हमने लिया है। 3 दिन अभी और ट्रेडिंग सेशन हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है वो काफी कमजोरी में थे। अगर इसी को हम दिसंबर टू दिसंबर न लेकर के सितंबर से ले लें तो ये सारी गणित उलट जाएगी, क्योंकि उस समय मार्केट गिरना बहुत तेजी से शुरू हुआ था। लेकिन फिलहाल हम 25 और 26 के हिसाब से देख रहे हैं तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से इंडेक्स लेवल पे भले ही रिटर्न बना हो, लेकिन छोटे शेयरों में पैसे नहीं बने। ये कुछ सेक्टर्स है जहां पे तेजी थी। बैंक सरकारी जो थे, जो सुनील सर की एक पिक थी, उसमें जबरदस्त तेजी। मेटल में तेजी, ऑटो में तेजी, जीएसटी का असर था, डिफेंस की बहुत थीम चली, कैपिटल मार्केट, ऑयल एंड गैस में तेजी थी। लेकिन कुछ सेक्टर्स बुरी तरीके से पिटे। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर आप देखें 11% नीचे डिस्पाइट जीएसटी कट के। रियल एस्टेट में उसका असर नहीं हुआ। मीडिया में बड़ी स्टॉक्स थे। आईटी ने काफी कोशिश की रिकवरी के लिए, फिर भी 11-12% नीचे गया। एफएमसीजी भी अभी तक पॉजिटिव नहीं हो पाया है। अब हम एशियन मार्केट में देखते हैं, अपने मार्केट की तुलना में थोड़ा सा जलन होती है, दुख होता है कि वहां देखिए आप निक्केई को देखिए, शंघाई, हैंगसेंग, कोस्पी, इवन कराची का भी इंडेक्स 54% ऊपर देखने को मिल रहा है। यूरोप और यूएस को देखेंगे तो डाउ जोन्स, एसएनपी, फुटसी, डैक्स, कैक, इन सब में जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिली। और इस साल के हीरो अगर किसी को कहेंगे तो वो है सिल्वर। 160% की रैली, गोल्ड में 74% की रैली, प्लैटिनम में 150% से ज्यादा की रैली। लेकिन ब्रेंट ऑयल 18% नेगेटिव है 2025 में अब तक। तो ये है मोटी मोटी पिक्चर इस वक्त की मार्केट की। लेकिन हमारे मन में 3 सवाल आते हैं कि 2025 ने हमें क्या चीज मैसेज किया, क्या उसने हमें बताया, जिसकी बुनियाद पर 2026 की तस्वीर हम देखने की कोशिश करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी और अपने इन्वेस्टमेंट को बनाएंगे। तीसरा सवाल यह है कि 2026 में हम और देखें क्या चीज, मतलब किस तरीके का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है 25 की बुनियाद पर, जिसको हमको देखना चाहिए। और वो क्या थीम्स हो सकती है, जो आखिरी क्वेश्चन है कि जहां पे हमें लगता है कि रिटर्न बन सकता है, बाउंस बैक आ सकता है। तो यही 3 मोटे मोटे सवाल है, लेकिन इस पे हम करेंगे डीप डाइव, क्योंकि हमने आपको जो बताया वो बहुत बेसिक है, या आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं बताई हमने। अब नई बात के लिए चलते हैं सुनील सर के पास। सुनील सर, आज हम लोगों ने बहुत तैयारी की है कि 2025 के कंधे पे खड़े होकर 2026 को हम जब देखेंगे तो 3 सवाल मेरे मन में आए, एकदम बेसिक मोटे सवाल जो हर इन्वेस्टर के मन में आ रहे होंगे। तो अब आप बताइए सर कि 2025 ने हमें क्या मैसेज क्या दिया 2025 ने। नमस्कार नीरज जी। और 2025 की मैसेजिंग के लिए थोड़ा डीप डाइव करना तो पड़ेगा कि क्यों ऐसी एक पोलराइज परफॉर्मेंस, जैसे आपने बताया लार्ज कैप ने थोड़ी डबल डिजिट, मिड कैप ने उससे कम, बट स्मॉल कैप में नेगेटिव। और सेक्टोरल पोलराइजेशन तो बहुत शार्प था। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ने 25% प्लस दिया, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ने -20% दिया। तो एक्सट्रीम पोलराइजेशन हुआ। तो ये साल कह रही है कि मुझे गिने चुने चीजों पे ही हवा लगी और गिने चुने जो भी नेगेटिव हवा लगी। अब इसका क्यों हुआ, क्या हुआ, और 26 में क्या ये रिपीट हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, उसको हम देखते हैं अभी थोड़ी डीप डाइव कर से। तो पहली स्लाइड में आएंगे तो पहला साल है कि ये तो एसआईपी वाला साल था। अब खबर तो अच्छी है, क्योंकि पूरे साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा एसआईपी की नंबर्स आई। मगर इसमें थोड़ी वरी की बात भी है, क्योंकि ये एसआईपी का नंबर पिछले साल था 27% ऑफ द इनफ्लोस। इस साल बन गए 37% ऑफ द इनफ्लोस। तो इसमें क्या है राज, ये देखना चाहिए कि यस एसआईपी तो बढ़ी है, मगर लमसम उसके हिसाब से नहीं बढ़ी है। यानी इसमें यह खबर है कि रेगुलर जो नॉन एसआईपी इन्वेस्टर्स है, उन्होंने उतना ज्यादा तेजी से पैसा नहीं डाला है। क्योंकि इस नंबर 3 लाख करोड़ से आप प्रीवियस जो फ्लोज वाली स्लाइड थी वो अभी आई थी ना,
फ्लोज वाली स्लाइड अभी आएगी, उसमें देखिए जो जो निवेश एसआईपी प्लस लमसम में हुआ म्यूचुअल फंड के पास, वो बताती है आपको कि क्यों ऐसे आपको लार्ज कैप की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी रही और स्मॉल कैप की खराब, बिकॉज लोगों ने इस साल में ज्यादा जो भी पैसा डाला फ्लेक्सी कैप में सबसे ज्यादा डाला 70,000 करोड़। फिर आप देखें तो लार्ज एंड मिड कैप जिसमें भी 65% तक लार्ज कैप में जाता है उसमें 48, यानी ये दोनों मिला के समझिए 1.25 लाख करोड़ हो गया। और फिर लार्ज कैप फंड का 25,000 जुड़े तो 1.5 लाख हो गया। और फोकस फंड जो भी होता है, तो मेरा मानना है कि बल्क ऑफ द फ्लोस लोगों ने लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लोस दिया, और फंड मैनेजर भी जो भी मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा मिला वहां पे भी 35% तक का मुहूर्त मिलता है कि आप नॉन स्मॉल कैप में डालिए या नॉन मिड कैप में डालिए, उसको भी उन्होंने लार्ज कैप में डाइवर्ट किया है। तो एक रिटेल निवेशक ने जो भी पैसा दिया उसको टिल्ट कर दिया टुवर्ड्स फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप। और दूसरी बात है कि जो भी फंड मैनेजर के हाथ में भी कोई डिसीजन मेकिंग पावर थी इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, वहां पे भी उन्होंने जितना से भी अलाउ करती है उसको शायद लार्ज कैप में लगाया। इसलिए आपको +10% -6%, यानी डिफरेंस है 16% का बिटवीन लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। तो क्लियरली दोनों का हाथ है इसमें, निवेशकों का हाथ है और फंड मैनेजर्स की भी हाथ है कि उन्होंने ज्यादातर लार्ज कैप को खरीदा। ये साफ आपको दिखा लार्ज कैप की परफॉर्मेंस से। अब ये क्यों हुआ, अब उसके लिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो ये स्लाइड एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा 2 मिनट इसमें टाइम स्पेंड करते हैं। ये 2010 से 2025 का स्टॉक मार्केट का ओनरशिप का चेंज है। एक ये चेंज को नोट करना जरूरी है, मगर आज की स्थिति भी नोट करना जरूरी है। तो चेंज में देखिए तो डार्क ब्लू वाला डॉट दिखता है वो आज की स्थिति है, और लाइट ब्लू वाला है जो 2010 की स्थिति है। तो क्या दिख रहा है, फर्स्ट लाइन है प्राइवेट प्रमोटर्स। प्राइवेट प्रमोटर की शेयर 26% से 32% बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ढेर सारे आईपीओ आएंगे तो आए हैं मार्केट में, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना फ्लोटेशन ही किया है, ज्यादातर उन्होंने अपना ओनरशिप हाथ में रखा है। तो इसलिए ओवरऑल ओनरशिप आज प्राइवेट प्रमोटर्स का 32% है। गवर्नमेंट की शेयर कम हुई है बिकॉज मार्केट की बढ़त प्राइवेट के कारण हुई है। गवर्नमेंट ने नया कंपनी लॉन्च नहीं किया है, एग्जिस्टिंग कंपनी में थोड़ा बहुत डाइल्यूशन किया है। अगर डाइल्यूशन ना भी करते तो ये रेशो गिर जाता, क्योंकि बाकी बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट नहीं बढ़ रही है, तो ओनली द अप्रिसिएशन इन पीएसयू स्टॉक्स ही इधर उनके साथ जुड़ता है। तो गवर्नमेंट का शेयर आज घट गया है फ्रॉम 22% to 9%, राइट? सो इट्स नाउ ओनली 9% गवर्नमेंट। तीसरी बात मैं यहां से कहूंगा, एफआईएस को छोड़िए, अभी के फॉरेन प्रमोटर्स पे आइए, 8% to 7.5%, राइट? ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें 6.9 to 5.6, फाइनेंशियल मैंने जैसे एलआईसी जैसे इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं, राइट? मैं क्यों बता रहा हूं कि मार्केट में जो बदलाव आता है वो आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप से, राइट? यानी प्रमोटर का हिस्सा आपको निकालना चाहिए। तो अब प्रमोटर की गिनती करें तो एक है 32% प्राइवेट प्रमोटर्स, 9% गवर्नमेंट, तो 32.5 + 9.5 बन गया आपको 43। फिर उसमें फॉरेन प्रमोटर्स को ऐड करें तो 43 + 7 50%, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी जुड़े अनदर 5%, क्योंकि वो ज्यादा सेलिंग नहीं करते, अपना होल्डिंग को रखते हैं, तो ऑलमोस्ट 60%। तो ये 60% फ्री फ्लोट नहीं है, बैलेंस 40% फ्री फ्लोट है। तो उस फ्री फ्लोट में ही जो चेंजेस होते हैं उसके कारण मार्केट में बढ़त या गिरावट होती है। अब उन प्लेयर्स में देखें तो पहला नंबर आता है एफआईआईएस का। अब मान लीजिए कि 50% प्रमोटर्स, इस 1 मिनट के लिए इंस्टीट्यूशन को छोड़ते हैं क्योंकि गणित के लिए आसान हो जाएगा, तो 50% टोटल प्रमोटर का शेयर है, गवर्नमेंट प्लस फॉरेन प्लस इंडियन, ठीक है? यानी फ्री फ्लोट इज हाफ। तो किसी का भी रेशियो ले उसको डबल करके देखना चाहिए उसका इंपैक्ट के लिए। तो एफआईएस का 17.5 से 16.4 गिरा है, करेक्ट? बट दैट इज नॉट बिकॉज दे हैव सोल्ड, बिकॉज somebody else has grown, वो आते हैं बाद में। बट इवन 16.4 का मार्केट में उसका इंपैक्ट है
डबल, यानी 33% ऑफ द फ्री फ्लोट इज विथ FIIs। तो पहली बात है कि सबसे दिग्गज प्लेयर यहां पर है FII, इसलिए उनकी खरीदारी या बिकवाली से मार्केट हिलती है। नंबर सेकंड जो हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड देखें, उनका शेयर 4%, 3.9% से आज 10.4% बढ़ गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन बढ़ी है, SIP बुक बढ़ी है। तो आज 2010 में वो बड़े प्लेयर्स नहीं थे, आज वो 10.5 का आप डबल कीजिए, यानी 21% ऑफ द फ्री फ्लोट इज विथ म्यूचुअल फंड। वो बिकम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द मार्केट। तीसरा होता है रिटेल। अब रिटेल की देखें तो रिटेल की पेनिट्रेशन बढ़िए कह रहे हैं, मगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर का शेयर हिला ही नहीं है, बहुत थोड़ा 1% से 8.5। ओके, तो रिटेल पेनिट्रेशन बढ़ा है, वो मार्केट की कैप के बढ़त के साथ ही बढ़ा है। यानी जितने भी नए निवेश आए हैं उन्होंने उतना पैसा नहीं ऐड किया है, मगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ा है। तो मगर वो भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि 9.5 का डबल होता है 19। तो मार्केट को समझने के लिए 33% FII, 19% रिटेल, 20% म्यूचुअल फंड। करेक्ट। तो ये तीन प्लेयर्स के एक्शंस डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या होता है, राइट? तो अब इनमें से FIIs की देखे अपने बात, तो उस पे चलते हैं। FIIs की बात क्या है, इस साल उन्होंने 3 लाख करोड़ बिकवाली किया है, सेम एज लास्ट ईयर। आप सोचेंगे तो इस साल फर्स्ट इसमें कमेंट मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं कि ये खाली ये साल में FII ने बेचा, पिछले साल भी बेच रहे थे, मगर पिछले साल मार्केट का परफॉर्मेंस इससे बेहतर था, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर से उन्हें बिकवाली शुरू की, बट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अप्रैल टू सितंबर तो खरीदारी करते, फिर भी उन्होंने उन 5 महीनों में गिनती देखे तो 3 लाख करोड़ 2024 में निकाल दिया। यानी भयंकर सेलिंग हुआ आफ्टर भयंकर बाइंग। फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ 2024 में बाइंग किया था, फिर सेलिंग किया, बट इतना सेलिंग किया कि वो टोटल फॉर द ईयर ही नेगेटिव बन गया। इस साल सेम 3 लाख करोड़ का नेगेटिव, मगर DIS की देखिए इंक्रीज हुआ है 5.25 से 7.25। ये इंक्रीज ज्यादातर आपको SIP की इंक्रीज के कारण हुआ है। और DIS की बात आपने देखा उधर, तो FIIs की बात, ये 3 लाख करोड़, मैं 2 चीज पॉइंट आउट करूंगा। 3 लाख करोड़ उन्होंने बेचा, 7.25 लाख करोड़ DI ने खरीदा। तो 7.25 लोग उन्होंने खरीदा, तो 7.25 लोग करोड़ किसी ने बेचा होगा। यस। तो मेरा कहना है कि FIIs जरूर दोषी है हमारे मार्केट के परफॉर्मेंस में, बट खाली FIIs नहीं दोषी है, क्योंकि और 4 लाख करोड़ किसी और ने बेचा है, राइट? वो कौन है? परफॉर्मेंस समझने के लिए, अब तक क्या होता था, याद है आपको, 30-40 साल पहले फॉरेन हैंड की बात होती थी, इंडिया में जो भी होता था CI ने कुछ किया, फॉरेन हैंड ने किया। वैसा हो रहा है आजकल भी कि जो भी है हो रहा है मार्केट में, FIIs ने किया। अरे FIIs ने किया, मगर खाली FIIs ने नहीं किया भाई, कोई और लोगों ने भी इस लिक्विडिटी को सकआउट किया है ना, तो उनके बारे में समझना जरूरी है, तभी आप 2026 में क्या होने वाला है वो समझेंगे। क्योंकि एक बात है कि क्या FIIs की वापसी होगी, वो तो टैकल करते हैं, वो भी जरूरी है, मगर FIIs के अलावा क्या हुआ था कि इतना बाइंग के बावजूद मार्केट हिली नहीं, 10% ही लार्ज कैप बढ़ी और बाकी तो बढ़े ही नहीं। तो उसके लिए अगले स्लाइड में आते हैं, तो समझिए कि FII ने जो निकाला वो आपको सेक्टरल परफॉर्मेंस में ही दिखता है, क्योंकि IT में निकाला, IT 11% अंडर परफॉर्मर था, कंज्यूमर ड्यूरेबल में निकाला, कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी 11% अंडर परफॉर्मर था, FMCG निकाला, FMCG -2 और 3% था। तो FIIs की बिकवाली जरूर इन सेक्टर पे उनका इंपैक्ट दिखा है, इसलिए GST कट के बावजूद कंजम्पशन का नंबर नेगेटिव रहा है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर सर्विसेज में 40,000 करोड़ की बिकवाली FIIs ने की है। तो एक तरफ सेक्टोरल परफॉर्मेंस में IT, FMCG, कंज्यूमर का FIIs के कारण आप कह सकते हैं, क्योंकि मगर ये मत भूलिए कि उनका आउटफ्लो हुआ
बट गिरावट इसलिए हुआ कि डीआईएस ने भी इसको नहीं खरीदा। यस, तो ये याद रखिए, कोई 8 लाख करोड़ डिप्लॉय किया उन्होंने, इन सेक्टरों में नहीं डिप्लॉय किया, इसलिए यहाँ पे गिरावट भी हुई। तो एक तरफ एफआई की बिकवाली, दूसरी तरफ डीआईएस की ना खरीदारी, राइट, वो बात भी समझ लीजिए। सेकेंड बात है कि हम एफआईएस की नेगेटिव्स की बात कर रहे हैं, और देखेंगे कि अगले स्लाइड में कि खाली इंडिया में उन्होंने नहीं निकाला पैसा। इंडिया में $18 बिलियन निकाला है, मगर ताइवान यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग मार्केट रही है, 8% निकाला है, $8 बिलियन। साउथ कोरिया $5 बिलियन। तो एफआईएस के लिए, राइट, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कार्य निकाला होगा, यहाँ पे वैल्यूएशन का कार्य निकाला होगा। बट ऐसा नहीं है कि खाली जापान में उन्होंने भयंकर निवेश किया। क्यों? क्योंकि जापान में बहुत साल के बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, तो जापानीज में डालने से उनको रिटर्न अच्छा मिला, और करेंसी का भी एक बेनिफिट उनको मिला, क्योंकि डॉलर वीकन हो रही थी अगेंस्ट द येन। तो वो सोच के समझ के करते हैं हर मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट परफॉर्मेंस अच्छी रही तो टिके रहते हैं, मार्केट बुरा रही तो नहीं, मिक्सड होता है उनका। यू कैन टेक के रिटर्न्स के कारण नहीं देख रहे, वैल्यूएशन होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, कई ऐसी चीजें होती है जिसके कारण वो एक्शन लेते हैं। तो खाली वो इंडिया को विपिंग बाय की तरह विप नहीं किया है, बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट से उन्होंने पैसा भी निकाला है, राइट। अब आते हैं अदर देन एफआईआईस कौन दोषी है? कौन था वो? तो वो है प्रमोटर्स। तो इस स्लाइड में देखिए टोटल आईपीओस जो है, तो जितना आईपीओ में पैसा जाता है, पहली बात है कि वो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में नहीं आता है। तो नेचुरली आपको इंडेक्स की परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस देखा, आईपीओस उसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ महीनों के लिए उनकी परफॉर्मेंस कुछ इंडेक्स में दिखता है, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज आईपीओ का ये नंबर बढ़ना अच्छी है मार्केट के लिए, क्योंकि डेप्थ ऑफ द मार्केट बढ़ती है, मार्केट में ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं, तो इट्स अ वेलकम थिंग। मगर इट्स जस्ट एक्सप्लेनिंग ये साल का जो परफॉर्मेंस है कि बड़े बड़े आईपीओ आए और उसने भी लिक्विडिटी। और ये बात भी मैं बताऊं, क्योंकि डेटा में नहीं था, कि ये $18 बिलियन का आउटफ्लो दिखाया मैंने पिछली स्लाइड में इंडिया में। मैं ये भी कहूं आपको कि उन्होंने $7 बिलियन आईपीओ में लगाए हैं एफआईएस ने। यस, बिल्कुल। तो उनको जब अच्छा मौका दिखता है वो क्या खरीदते हैं, उससे नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। पर आईपीओ के अंदर और भी एक बात छुपी है, वो है अगले स्लाइड में आपको दिखेगा कि मेन बोर्ड आईपीओ ने 1.5 लाख करोड़ इकट्ठा किया, एसएमई आईपीओ ने 10,000 करोड़। इसका अगला स्लाइड में आते हैं नीरज जी, जहां पे दिखता है कि ये मेन बोर्ड फंड रेजिंग का ब्रेकअप है। ये 2024 में देखे ज्यादातर क्यूआईपी के जरिए सेल्स हुआ था। इस साल मगर प्रेफरेंशियल इश्यू और ओएफएस, और ये ओएफएस वाली बात है ना, ये है ऑफर फॉर सेल। तो ये क्या हो रहा है कि जो आईपीओ आती है तो फ्रेश इश्यू करते हैं और ऑफर सेल करते हैं। उसमें फर्क क्या है कि ऑफर फॉर सेल एग्जिस्टिंग वेंचर कैपिटल और प्रोमोटर्स ऑफलोड करते हैं, और अगर आप परसेंटेज देखें 63% ऑफ द आईपीओ इन 2025 वाज ऑफर फॉर सेल। So this is not a good thing, because वो promoters feel कर रहे हैं कि वैल्यूएशन अभी ठीक है और मैं निकाल दूंगा पैसे को। तो this is one of the things which we have to watch out कि अगले साल भी क्या promoters अपने आप कंपनी को, अपने फैमिली ज्वेल्स को बेचेंगे, फैमिली सिल्वर को बेचते हैं कहते हैं ना लोग। तो उनको लग रहा है कि मेरी बिजनेस की इतनी वैल्यूएशन से जस्टिफाई नहीं, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये खबर अच्छी नहीं है, बिकॉज सिग्नल ग्रोथ बैड है ये। ओके, तो ये एक मेन कारण था। फर्स्ट एब्सोल्युटली प्राइमरी मार्केट का इन्फ्लो, बट उसके अंदर ये ऑफर फॉर सेल, और 2 साल में देखे गुण के देखे 2 लाख करोड़ ऑफर फॉर सेल हुए हैं विद इन 2 years। करेक्ट। तो ये बात है कि जो पैसा एग्जिस्टिंग कंपनीज में जा सकता था वो यहां से निकल गया, और इसमें डीआईएस और एफआईएस दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो ओएफएस के जरिए लगभग 2 लाख करोड़ पैसा गया और म्यूचुअल फंड ने खरीदा, ये सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो क्या ये मानना चाहिए कि जो आजकल एक टर्म चल रहा है वो, मतलब कोट अनकोट में कह रहा हूँ कि एसडब्ल्यूपी
सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर वो हो रहा है क्या? नहीं SW देखिए, एक ही रूल सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के होते हैं ना। एक तो होता है जो वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसने बहुत मेहनत करके पैसा रिस्क लेके लिया तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, वो ठीक है, वो वेल्थ ट्रांसफर तो हो रहा ही है, राइट। सेकंड होता है कि अगर प्रमोटर्स अपना कुछ और कंपनीज के लिए उनको अपना इक्विटी स्टेक के लिए ये बेचकर उधर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ठीक है, राइट। उनको एक नई कंपनी फ्लोट कर रहे हैं, अभी नई नई सेक्टर में वेंचर कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा प्रमोटर्स के हाथ में पैसा चाहिए ना अपना कंट्रीब्यूशन डालने के लिए। अगर उसके लिए डाल रहे हैं तो भी ठीक है, पर जिनको लग रहा है कि ये मेरी शेयर इतनी दाम में बिक रही है, मेरी कंपनी की फ्यूचर उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अपना घर बना लूं मैं एक विला खरीद लूं मैं दुबई में जाके सिटीजनशिप के लिए एक लैंड में निवेश कर लो या ट्रम्प की गोल्डन वीजा के लिए मैं उधर डाल दूं, वो वाली बात इज नॉट गुड। सो इसको सभी 2 लाख करोड़ को मैं खराब नहीं कहूंगा, मगर एक पोर्शन जरूर ऐसा है, और कुछ आईपीओ में भी दिखा है सामने, नाम नहीं लेना चाहिए, मगर सबको पता है कि पैसे का क्या हुआ। बट सर ये तो आप मानेंगे ना कि इस समय सबका करता धरता, ये सबका तारणहार हमारा रिटेलर है। आईपीओ सेल थ्रू कराना हो, ओएफएस सेल थ्रू कराना हो, जीडीपी ठीक करना हो, कंजम्पशन ठीक करना हो, सब जिम्मेदारी रिटेल ने ले रखी है। तो बेचारा वही सबको बेड़ा पार लगा रहा है। प्रमोटर बेच रहा है तो वो खरीदेगा, एफआई बेच रहा है तो वो खरीदेगा। तो तभी तो 7.5 लाख करोड़ का रिटेलर्स भी स्मार्ट बन गए, मैं बताता हूँ फ्यूचर स्लाइड। ओके तो देखिए रिटेलर्स, अब ये देखिए कि म्यूचुअल फंड के फ्लोस में पैसा आया था, मगर यहाँ पर देखिए ये है पैसिव का, और इस कारण मैं बता रहा हूँ इसको कि ईटीएफ की ग्रोथ देखिए 8.2 लाख करोड़ से जनवरी में अब 10.5 लाख करोड़, यानी ऑलमोस्ट 2.3 लाख करोड़ ईटीएफ का ईएम बढ़ा है। तो आप सोचेंगे हाँ इसलिए लार्ज कैप ने परफॉर्म किया, क्योंकि ईटीएफ ज्यादातर लार्ज कैप में होते हैं, राइट। नहीं, इसके अंदर जाएंगे आप तो पता लगेगा कि आपको ईयर ऑन ईयर 56% ग्रोथ हुआ है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के। यस और आज इस 10.5 लाख करोड़ में 15% गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का ईएम है। तो फर्स्ट रिटेलर भी ईटीएफ को दे रहा है, वो म्यूचुअल फंड के गणित में आता है, मगर वो एसेट एलोकेशन कर रहा है कि जिस एसेट ने, जिसने आपने पहले स्लाइड में दिखाया ना, सिल्वर का 165% का रिटर्न, गोल्ड का 72% रिटर्न, तो उन ईटीएफ में डाल रहा है। तो वो म्यूचुअल फंड, जिसलिए मैंने बताया कि एसआईपी का शेयर बढ़ रहा है ना, क्यों? क्योंकि रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो डालना था पैसा, उसको निकालकर आज गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में डाल रहे हैं। तो इसलिए एसआईपी का शेयर भी बढ़ गया आपको फ्रॉम 27% टू 37% ऑफ इनफ्लोज, राइट। तो another reason for our stock market's performance is that रिटेल निवेशक अपना ध्यान गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में डाइवर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली वो स्टॉक मार्केट में, एक्सेप्ट मल्टी एसेट फंड जिनका इस एक साल का परफॉर्मेंस अराउंड 18 to 20% रिटर्न दिया है, बिकॉज जो 20% गोल्ड और सिल्वर में उसी ने उसको बचाया है, उसको पुल अप किया है। तो कुछ मल्टी, ये इसके अलावा है, ये इसके साथ मल्टी एसेट फंड में भी वो पैसा डाल रहे हैं, राइट। तो गोल्ड एंड सिल्वर की इंडिया में रैली के पीछे रिटेल निवेशक का भी हाथ है। सर उसका हाथ सब जगह है, वो कहीं भी होगा रिटेल ही है। तो पहली चीज है, मैं कहूंगा कि जो भी वो म्यूचुअल फंड को अलग कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा इक्विटी को नहीं आ रहा है, कुछ गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में जा रहा है। तो ये एक कारण है लास्ट ईयर का मार्केट के परफॉर्मेंस के पीछे, कि म्यूचुअल फंड को भी, नहीं तो इतना ज्यादा पैसा उनको भी मिल जाता। अभी 15% ऑफ 10 लाख करोड़ इज 1.5 लाख करोड़। अब म्यूचुअल फंड का देखिए, हमने 7.7 लाख करोड़ था बाइंग, और ये 1.5 लाख करोड़ होता तो 9 लाख करोड़ होती ना बाइंग, करेक्ट। तो ये भी है कि एक तरफ प्रमोटर ने पैसा निकाल दिया मार्केट से, सेकंड रिटेल निवेशक ने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से डाइवर्ट करके गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में अपना एलोकेशन बढ़ा दिया, राइट। और ये बात खत्म नहीं हुई, इसके अलावा
HNA और रिटेल ने और एक काम किया है जो है अगली स्लाइड में, डायरेक्ट इक्विटी को उसने कम कराया। तो एक तो म्यूचुअल फंड से उन्होंने डाइवर्ट किया इनटू ETF, सेकंड डायरेक्ट इक्विटी का देखिए 2023 में गिरा था, फिर 24 में बढ़ा, 25 फिर गिरावट। यस, तो रिटेल डायरेक्ट इक्विटी भी, तो आप कह रहे हैं कि FIS को वैल्यूएशंस का डर है, अरे रिटेलर्स को भी वैल्यूएशंस का डर है। रिटेलर भी स्मार्ट है, वो भी डायरेक्ट इक्विटी से। तो म्यूचुअल फंड की बात छोड़िए, डायरेक्ट इक्विटी में भी नेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है, नेगेटिव हुआ है। करेक्ट, राइट। सो रिटेलर्स एक तरफ IPO में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर ETF में डाल रहे हैं, और तीसरी तरफ डायरेक्ट इक्विटी में से निकाल कम करा रहे हैं। और चौथी बात भी है रिटेलर की बात, वो अगले स्लाइड में आएगा। यस, LRS, विदेश में भी ग्रो और ये और इंड मनी, ये तो डायरेक्ट आउटसाइड इंडिया बात LRS के थ्रू इन्वेस्ट करें। अभी गिफ्ट सिटी भी आने वाला है, उसमें भी डालेंगे पैसे, बट विदाउट अ गिफ्ट सिटी बीइंग रियली नाउ परफॉर्मिंग, आप ये हर महीने का डॉलर मिलियन में कितना रिटेल और HNI निवेशक ने इंडिया से RBI की जो लिमिट है $250,000 पर पर्सन, यानी फैमिली के लिए $1 मिलियन, अगर हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो हर महीने देखिए $100 मिलियन से शुरू होकर सितंबर और अक्टूबर में $250 मिलियन से ज्यादा, यानी ये साल की गिनती करें तो $2 बिलियन करेक्ट उन्होंने इंडिया से बाहर निवेश, कभी पूरा बाहर में इक्विटी में नहीं गया, बट आपने देखा कि बाकी मार्केट के रिटर्न तो देखा आपने, तो उन्होंने मार्केट में भी डाला होगा, प्रॉपर्टी में भी डाला होगा, क्योंकि ये पैसा बाहर जाता है तो इट्स नॉट ओनली फॉर इक्विटी, बट इंडियन इक्विटी को नहीं मिला ये पैसा। $2 बिलियन रिटेल निवेशक ने इंडिया से बाहर भेजा है पैसा को। सर वो $7 बिलियन वाली बुक एकदम फुल है, वो एकदम बहुत दिन से खुली नहीं है। म्यूचुअल फंड के जरिए है। हाँ, वो तो खुली नहीं रही है, ये आउटसाइड ऑफ म्यूचुअल फंड है। वो भी तो LRS इज आउटसाइड ऑफ म्यूचुअल फंड का अलग लिमिट था, ये LRS का कोई लिमिट नहीं है, पर पर्सन का लिमिट है, पर पर्सन का है। नहीं, मैं कह रहा हूँ $2.5 लाख ये तो जा ही रहा है। वो जो उधर म्यूचुअल फंड वाली बुक है उसमें गोल्ड माइनर्स का एक ETF है, गोल्ड माइनर कंपनियों का ETF है इंडिया में, वो फुल है, उसमें कोई जगह ही नहीं आपके लिए, वो क्योंकि $7 बिलियन की लिमिट ब्रीच हो गई तो उसमें गुंजाइश ही नहीं है। करेक्ट। तो अगर वो गोल्ड, हाँ नहीं, वो $7 बिलियन तो यूज हो गया ना, अभी फ्रेश इस साल के परफॉर्मेंस में वो नहीं आता है ना। हाँ, तो वो लिमिट नहीं है, अभी ओपन नहीं किया उन्होंने, क्लोज कर रखा है। और जो आप सोचिए, आप गोल्ड नहीं, गोल्ड माइनर्स के ETF में लोग पैसे लगा रहे हैं। कहां तक जा रहा है हमारा रिटेल इन्वेस्टर, सोच रहा है, देखिए। नहीं, हम कह रहे हैं ना मैच्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर, इसमें दिखता है मैच्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर। यस, कितने 4 डिफरेंट एसेट क्लासेस में उसने अपना खेल दिखाया कि डायरेक्ट इक्विटी में कम किया, गोल्ड और सिल्वर ETF में बढ़ाया, IPOs में बढ़ाया, और LRS में भी बढ़ाया, यानी ये सब पैसा आपको डोमेस्टिक इक्विटी में नहीं आया। राइट। तो परफॉर्मेंस के लिए खाली FIS को दोषी मत मानिए, करेक्ट, ये सब मिलाकर इस परफॉर्मेंस के लिए रीजन है। तो ये पूरा 2025 की समझ यही है मेरी, कि हमें जो इच्छा था वही हमें मिला है। यानी रिटेल निवेशक ने सोचा कि अरे मुझे इक्विटी मार्केट से ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, इसलिए उसने LRS के जरिए बाहर डाल दिया, इसलिए उसने IPO में जितना लगता है लगा दिया, इसलिए उन्हें रिटेल डायरेक्ट में कम करा दिया, राइट, और गोल्ड और सिल्वर में निवेश किया। तो रिटेल भी अपने हिसाब से स्मार्ट है, बट क्या है कि वो परफॉर्मेंस को चेस कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की परफॉर्मेंस रही इसलिए उसके पीछे जा रहे, बट नो पॉइंट इन ब्लेमिंग देम, बिकॉज इंटरनेशनली भी यही हो रहा है, इंटरनेशनली भी गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेशक पैसा डाल रहे हैं। सो इट्स नॉट एन इंडियन फिनोमिनन, कहीं पे भी जाओ। मगर आई एम सेइंग पूरा मार्केट को अगर समझना है क्यों ये परफॉर्मेंस आई, ये सब कुल मिला के
इस मार्केट के परफॉर्मेंस को डिसाइड किया गया है, राइट। ओके। तो अब आते हैं 2026 के ऊपर। अभी 2026 कैसी रहेगी, क्या लास्ट ईयर का रिपीट रहेगा या बेटर रहेगा, तो इसमें न्यू होप आपने लिखा है। तो पहली चीज है इस होप के लिए, ये इंडो यूएस ट्रेड डील। बात होती है कि शेयर आएगी, शेयर आएगी, शेयर आएगी, अब तक शेयर का नामो निशान नहीं है। मगर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये एफआईएस को भी इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको, क्योंकि ये है वर्ल्ड इकोनॉमी का जीडीपी का ब्रेकअप। तो टॉप लेफ्ट में देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमी की साइज है 117 ट्रिलियन डॉलर। उस 117 ट्रिलियन डॉलर में 30 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का है। तो 25 to 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इस एक सिंगल देश। हम यहां से न्यूजीलैंड के साथ, कुवैत के साथ, इसके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, छोटी छोटी देश है। यस, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी, कर रहे हैं हम, मगर रियल ग्रोथ चाहिए। तो ये 30 ट्रिलियन इस ग्लोब में सर वो है भी नहीं। इस ग्लोब में वो है भी नहीं बेचारे। नहीं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स को हमने डाउन नहीं करना चाहिए, बहुत सीरियस कोशिश कर रहे हैं टू डाइवर्सिफाई, अच्छी बात है सब। बट आई एम सेइंग दैट 30 ट्रिलियन को इग्नोर करके ना वो आपको उसको 30 ट्रिलियन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ना मेकअप कर सकते हैं। और फ्यूचर ग्रोथ के लिए उस 30 ट्रिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण इतनी बड़ी है, क्योंकि डिफरेंस इन पर कैपिटा जीडीपी देखिए, यूएस का $90,000 है, हमारा $3,000 है। तो वो मार्केट जिसकी बाइंग पावर इतनी है, वो अगर इस टैरिफ का रेजोल्यूशन नहीं होता है और हमारे लिए बंद रहती है, बिकॉज इफेक्टिवली 50% टैरिफ से काम नहीं चल सकता है भैया, राइट। यू कांट बी एक्सपोर्टिंग। अभी के लिए इस साल में नंबर में नहीं दिख रहा है, क्यों बताऊं मैं, क्योंकि टैरिफ के डेट के पहले सबको पता लग गया कि इंप्लीमेंटेशन डेट के पहले उन्हें क्रिसमस सीजन का सेल्स का जो भी है एडवांस करके ले लिया इंडिया से इंपोर्ट। अब रियल इम्पैक्ट अभी दिखेगा उसका, कि अगले साल के लिए वो हमारे देश को छोड़कर बांग्लादेश में जाएंगे, वियतनाम में जाएंगे, इंडोनेशिया में जाएंगे अपनी खरीदारी के लिए, तो पेन फील होगा। तो पॉइंट इज दैट ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है अगले साल में। बट मेरी आई एम अ पॉजिटिव, आई एम ऑप्टिमिस्ट कि जरूर 366 दिन के अंदर एक दिन हो जाएगा। प्रॉब्लम इज कब होगा, राइट। तो वो सबसे, अगर 2026 की कुछ भी बात करनी है, हम वो एलिफेंट इन द रूम को इग्नोर नहीं कर सकते, वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। मगर हमारे हाथ में नहीं है, वो कंट्रोलेबल नहीं है, तो उसको, मगर याद रखिए कि अगर आप रिस्क टेकर हो तो देन आप ट्रेड डील से संबंधित जो भी सेक्टर इंपैक्ट हुए हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं, मगर रिस्क टेकर हो। यानी कुछ दिन के लिए परफॉर्मेंस नहीं आएगा, जिस दिन ट्रेड डील अनाउंस होती है उस दिन से ही वो भागेंगे, मगर वो रिस्क लेने के लिए आप तैयार होना चाहिए। यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। सो सेक्टर्स की बात करें, सिंपल सी बात है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में क्या हुआ है, इवन नॉन टैरिफ इंपैक्टेड एक्सपोर्ट सेक्टर में भी स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट दिखा है, जैसे आईटी और फार्मा, जिसका टैरिफ से संबंध नहीं है, पर फिर भी वहां पे दिखा है। और फिर टैरिफ इंपैक्टेड तो है, आपको जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सब है। तो वो एक बात है, याद रखिए, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ने बहुत फैंटास्टिक काम किया है थ्रू इनकम टैक्स कट, थ्रू जीएसटी कट, थ्रू आरबीआई पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द जीडीपी। तो इसीलिए आप देखें तो इस साल अगले साल में उसको जीडीपी बाय एंड लार्ज 7.5% इस साल का लग रहा है, पूरे साल का होगा, और अगले साल 7% पे आएगा। ओके, सो नॉट मच ऑफ इंपैक्ट ऑफ द टैरिफ। और इंडिविजुअल देखे, कंजम्पशन भी स्टेबल रहेगा, इन्वेस्टमेंट का भी रेवेन्यू स्टेबल रहेगा। खाली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बढ़त दिख रही है, क्यों? क्योंकि इलेक्शन सामने है, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा तो बढ़ाएगी, राइट। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आजकल से मेरे पास तो यही काम है, या तो मैं आपके साथ शूट कर रहा होता हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, या मैं घूमता हूँ इधर उधर की चैनल चेक करूँ, तो मुझे बहुत डिस्कनेक्ट दिखता है। जैसे आप किसी भी मॉल्स में चले, अभी इतने फेस्टिवल चल रहे हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, शॉप में जाइए, मॉल्स में जाइए, तो वहां आपको भीड़ नहीं दिखेगी। महंगाई बहुत ज्यादा दिख रही ग्राउंड पे, इन एवरीवेयर, सर्विस में हो या गुड्स में भी हो, वो दिख रही है, इन्फ्लेशन है वहां पे, उतनी डिमांड नहीं है, सब
मॉल्स वगैरह खाली पड़े, ट्रेवल में हाई फ्रीक्वेंसी चीजों में है, ट्रेवल में जाओ, ट्रेनों में फ्लाइट बहुत चल रही, ट्रेन में भीड़ हुई, लेकिन गुड्स में आपको उतनी भीड़ नहीं दिखती, उतनी डिमांड नहीं दिख रही है। लेकिन हमारी जीडीपी दिख रही है 8.2% रियल टर्म्स में जा रही है, इन्फ्लेशन 0.75% चल रहा है। ये डिस्कनेक्ट क्या मेरी समझ में है या एक्चुअल में कहीं पे कोई डिस्कनेक्ट है इसमें? नहीं, एक्चुअल में भी डिस्कनेक्ट है, और डिस्कनेक्ट इस चीज में है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की इंडेक्स में जो गणित करते हैं, राइट, वो आम तौर पे जो चीज आप यूज करते हो उसका ज्यादा वेटेज नहीं होता है, राइट। तो रियलिटी से वो डिस्कनेक्ट जरूर है, बिकॉज सीपीआई का एक बास्केट होता है जो किसी दिन डिसाइड किया था और उस हिसाब से वो उसको। सेकंड बात है कि ये इन्फ्लेशन के आंकड़े ईयर ऑन ईयर होते हैं। सितंबर का आंकड़ा आया तो लास्ट सितंबर से कंपेयर करते हैं, वैसे हमें अगस्त से सितंबर की बात है। हमारे लिए महंगाई महीने पे और महीने कैसे बढ़ रही है, मेरे लास्ट ईयर इस मंथ को कौन किसको याद है कि क्या हुआ, उस हिसाब से ज्यादा नहीं बढ़ा करके आप कह रहे हैं। तो वाई जो ये नंबर्स डिपिक्ट है वो रियलिटी को सही तरह से डिपिक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक पर्सन का वेटेज ऑफ द मिक्स कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द सीपीआई बास्केट या डब्ल्यूपीआई बास्केट। तो डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे उसका डिफरेंस दिखेगा, इसलिए ये जो गणित के इन्फ्लेशन है वो। सेकंड प्रॉब्लम, आप जीडीपी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मैं अगले स्लाइड में बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। वो है नॉमिनल जीडीपी की प्रॉब्लम। आप देखिए यहां पर हमारी नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली गिर रही है, ट्रेंड गिर रहा है। हाँ, तो क्यों कह रहा हूं मैं, ये रियल जीडीपी का नंबर नॉमिनल से डिराइव होता है। करेक्ट। तो मेरा क्या है कि ये 8.7 से आज आधा % निकालकर रियल जीडीपी को 8.2 बता रहे हैं। अगर रियल ग्राउंड लेवल इन्फ्लेशन को निकालेंगे तो जीडीपी ग्रोथ 4% होगा ना। यस, दैट इज द रियलिटी। ये इसलिए ना, देखो आईएमएफ ने भी एक सी रेटिंग दिया था हमारा जीडीपी के आंकड़े को, क्योंकि हम क्या करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी रियल होता है, जो होता है ग्राउंड लेवल पे रियल माने नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन रियल, बट असलियत में जो जीडीपी होती है वो नॉमिनल होती है। और वो नॉमिनल से वो इन्फ्लेशन का डेटा को डिफ्लेटर कहते हैं, इसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन, अगर आप रियल जीडीपी को गणित करके उसमें इन्फ्लेशन को ऐड करके नॉमिनल लाते हैं तो उसको इन्फ्लेशन ऑफ जीडीपी कहते हैं। मगर ये नॉमिनल जीडीपी को लेकर डिफ्लेट करते हैं टू अराइव एट रियल जीडीपी। समझ रहे हैं आप? तो अ स्लोइंग इकोनॉमी जो नॉमिनल जीडीपी दिख रहा है वो है असलियत। सर मुझे यही तो लोचा लग रहा है, वो एक डिराइव्ड नंबर है, और उस हिसाब से एक्चुअल ग्रोथ 8.2% नहीं है। करेक्ट। और वो आपको कॉर्पोरेट अर्निंग में सीधा दिख रहा है ना, ईपीएस ग्रोथ में सीधा दिख रहा है वो। इसलिए कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी को ही संबंध है स्टॉक मार्केट के साथ। और अगर नॉमिनल जीडीपी घट रही है, और क्या मैं कह रहा हूं कि देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी देने वाला हूं। लोग समझ रहे हैं कि लो इन्फ्लेशन के कारण नॉमिनल जीडीपी घट रही है, राइट? बट असलियत क्या है कि जीडीपी घट रही है, और उस लो इन्फ्लेशन जो सीपीआई का बास्केट के उसको डिफ्लेटर यूज करके रियल जीडीपी को हाई दिखा रहा है। यस, दैट इज द रियलिटी। आई एग्री सर। यही मैंने कहा कि मैं जाता हूं कहीं चैनल चेक पे तो मुझे वहां रियल ग्रोथ नहीं दिख रही, इन्फ्लेशन दिख रहा है। इन्फ्लेशन तो है, जबरदस्त इन्फ्लेशन है। आप एक नॉर्मल कपड़ा खरीदने चले जाइए, टी शर्ट खरीदने चले जाइए, 4,000 रुपए की मिलती टी शर्ट। लोग कमाल है यार, क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन दिख रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रही। और हमारा इधर नंबर ये दिख रहा है कि नहीं इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ ज्यादा है। तो एकदम उल्टा पिक्चर दिखाई जा रही है हमें। मुझे इसलिए लगता है कि कुछ तो मेजर लोचा है नंबर में। नहीं, इसलिए, और ये इंडिया में जैसे यहाँ में डेटा भी क्वालिटी डेटा का क्लीन नहीं होता है उतना ना, हर व्यक्ति जो डालता है। तो अभी और ये भी बात है ना, अभी वो सीपीआई का ये भी बदल रहे ना, अगले
अगले महीने चेंज करने वाले, हाँ बेस ईयर वो चेंज भी करेंगे। मतलब तो देख रहे हो कैसे बास्केट को चेंज करते हैं, बेस ईयर को चेंज करते हैं, तो ये सब नंबर आपको वेस्ट हो जाएंगे। वो नई सीपीआई से लेकर वो नई जीडीपी को गणित करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि द रियलिटी इज नॉमिनल जीडीपी, एंड सो दैट रियलिटी इज एक्चुअली ईपीएस ग्रोथ, राइट। बिकॉज ईपीएस ग्रोथ इज द रियलिटी ना, कंपनी की प्रॉफिट। सो दैट्स व्हाई एफआईआई को ये सब जीडीपी के आंकड़े से वो कुछ को लेते नहीं है, वो ईपीएस ग्रोथ को देखते हैं, बिकॉज ईपीएस ग्रोथ इज फ्रॉम एन ऑडिटर, ऑडिटर हैज वेरीफाइड द नंबर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, और वो आता है, दैट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमी, राइट। तो मेरा मानना है कि रियल इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ असलियत में 6 to 6.5 पे है, और इन्फ्लेशन 3.5 to 4 पे ऑलरेडी है, और इसलिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो भी आ रही है उसमें से अगर आप 4% मान लीजिए इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, तो रियल कॉर्पोरेट ग्रोथ का जो होता है उससे कम आता है। तो यही है, बट हमारे पास कुछ और सॉल्यूशन नहीं है, हम इसी को देखते हमको डिसाइड करना है, क्योंकि अगर इसीलिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन ऑफ बजट भी नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉट इन रियल जीडीपी। इनकम टैक्स ग्रोथ, एक्सपेंडिचर ग्रोथ सब नॉमिनल जीडीपी पे होता है, और वो फिस्कल डेफिसिट की जो गणित होती है वो भी नॉमिनल जीडीपी की गणित है। टोटल बोरोइंग डिवाइडेड बाय टोटल, वो जो करते हैं ना डेफिसिट का कैलकुलेशन, वो भी नॉमिनल जीडीपी का नंबर है। तो रियलिटी इज नॉमिनल जीडीपी भैया, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, और दैट इज क्लियरली टेलिंग यू कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन मोड में है थोड़ी। यस, आई एग्री एकदम। मैं तो मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप खुद जाके घूम के आइए मार्केट में, आपको समझ आ जाएगा कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है। डिपॉजिट ग्रोथ क्या है? अभी आरबीआई क्या कर रही है कि ये मार्केट में डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, एंड इन अ वे इट इज अ री इन्फ्लेशन प्रोसेस। रेट कट करेंगे तो री इन्फ्लेशन प्रोसेस है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि रेट कट कर रहे हैं तो डिपॉजिट का जितना भी कट हुआ है, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आई थिंक अबाउट 73 बेसिस पॉइंट्स कुछ पास ऑन हुआ है, कुछ ऐसा कहा उन्होंने, मगर क्लियरली दिख रहा है उसका इंपैक्ट ऑलरेडी डिपॉजिट में दिख रहा है आपको कि बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। तो अब क्योंकि अगले साल के लिए सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 or 2 मोर रेट कट्स फ्रॉम आरबीआई, हो भी सकता है, मगर बैंक्स के पास रूम नहीं है कि वो रेट कट को डिपॉजिट में पास ऑन करे, क्योंकि ऑलरेडी डिपॉजिट ग्रोथ गिर गई है और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जीएसटी कट का इंपैक्ट जो भी सेल्स में हो रहा है वो सब ईएमआई के थ्रू हो रहा है ना। और अभी गोल्ड का दाम बढ़ गया, तो गोल्ड लोन में मैंने ऑलरेडी समझिए कि 10 ग्राम गोल्ड रख के लोन लिया, आज वही गोल्ड पे ऊपर में और भी 20% बोरो कर सकता हूं ना, क्योंकि गोल्ड का दाम बढ़ गया, कुछ और करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है, और जब क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है तो बैंक्स भी डिपॉजिट ग्रोथ का रेट्स को और कट नहीं कर सकते, राइट। तो ये इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो भी इंटरेस्टिंग है कि आरबीआई रेट कट करे, उसका डोमेस्टिक में लेंडिंग रेट्स कितना कम हो सकता है ये श्योर नहीं है, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ इज ग्रोइंग फास्टर देन डिपॉजिट ग्रोथ, वही इस ग्राफ में दिख रहा है आपको, राइट। और प्रॉब्लम क्या है कि आरबीआई का ये लो इन्फ्लेशन का गणित करके हम फंस गए हैं, क्योंकि आज रियल रेट्स बहुत हाई दिख रहे हैं। रियल रेट्स आरबीआई का, इवन रिपो रेट लीजिए विद 2% इन्फ्लेशन, रियल रेट बहुत हाई है, तो इसलिए और रेट कट का दबाव बन रहा है कि रियल रेट्स को कम करो, बट एक्चुअल इन्फ्लेशन देखें तो उतना रियल रेट उतना कम नहीं है। सही बात। तो ये सब डायलेमा है ना हाथ में, और ये लो इन्फ्लेशन का मेन कंट्रीब्यूटर है फूड का इन्फ्लेशन, राइट। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट उधर अपना जो एमएसपी होता है, और जो अपना जो कोऑपरेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो बेचती है उसके डेटा से लेती है, पर कौन जाके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राइस खरीदता है बताइए आप? कोई नहीं। तो आपका आउटसाइड वाला रेगुलर राइस या बासमती राइस का दाम उसमें नहीं होता है, वो होता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो राइस को सप्लाई कर रहे हैं उसका दाम उन्होंने बढ़ाया नहीं,
इसलिए आपको फूड इन्फ्लेशन कम है। तो ये सब आंकड़े ना एक ट्रेंड लाइन के तौर पर आप देख सकते हो, बट एब्सोल्यूट नंबर्स में आप इससे बहुत ज्यादा डिटेल में जाके यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमारे डेटा इज नॉट दैट पक्का, बट एक ट्रेंड लाइन से, क्योंकि पास्ट में वही गलती है, फ्यूचर में भी वही गलती है, तो ट्रेंड में समझ सकते हैं कि वही गलती हो रही है, तो डिफरेंस से हम कुछ वी कैन स्टडी। सो ट्रेंड लाइंस आर इंपॉर्टेंट। तो क्रेडिट ग्रोथ का ट्रेंड लाइन बढ़ रहा है और डिपॉजिट ग्रोथ का ट्रेंड लाइन गिर रहा है। मगर लेंडिंग रेट्स इन द इकोनॉमी क्या गिरेंगे विद आरबीआई रेट कट, अनलेस ये रिवर्स होता है और पब्लिक को उनको महसूस होता है हायर इन्फ्लेशन और डिपॉजिट रेट कट हो रहा है, तो उनको रियल रेट ऑफ डिपॉजिट बहुत कम पड़ती है ना। 7% बैंक दे रहा है मगर आपका रियल इन्फ्लेशन 4 है, तो आपका हाथ में बैठता है 3, राइट। तो ये चैलेंज है जो एड्रेस करने की जरूरत है, और मेरा मानना है कि ये इन्फ्लेशन जो है ग्राउंड लेवल में रियल इन्फ्लेशन, तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस टू गो एंड बाई, राइट। तो वो वापस आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर लेंडिंग रेट्स को कम होना है तो वो फिर एनबीएफसी और बैंक्स की मार्जिन्स में प्रेशर आ सकती है ना, अगर वो लेंडिंग तो आएगी। और नहीं, वही वो एक चैलेंज है सामने, वो देखने को कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर बैंक्स ने कुल मिला के डिसाइड किया कि हम लेंडिंग रेट्स को कम नहीं करेंगे, तो फिर क्या चॉइस है? तो वो कंपटीशन में आज क्रेडिट ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है, तो दे वोंट फाइट देयर, फाइट होगी पूरी डिपॉजिट के साइड में। हाँ, तो अगर डिपॉजिट मान लीजिए वो लेंडिंग बढ़ा रहे हैं फाइट करके और डिपॉजिट ग्रोथ उनकी आ नहीं रही, तो वो रेट कम नहीं कर सकते डिपॉजिट का, तो फिर मार्जिन श्रिंक होगा ही होगा। नहीं, नॉट मार्जिन श्रिंक नहीं होगा, वो क्रेडिट ग्रोथ लेंडिंग रेट्स को बढ़ाएंगे, मैं कह रहा हूं। बट फिर उनको पैसे कहां से मिलेंगे सर? अरे पैसे तो कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, फॉरेन बोरिंग्स होती हैं, डिपॉजिट पे खाली डिपेंड नहीं है वो। और ये पीएसयू बैंक की मर्जर की बात क्यों चल रही है? ताकि ये बैंक जाके इंटरनेशनल मार्केट को टैप करके वहां से पैसा उठाए ना। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग होती है, डिपॉजिट एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है, राइट। मगर आई एम जस्ट सेइंग नेक्स्ट ईयर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे क्रेडिट ग्रोथ डेवलप होती है, कैसे डिपॉजिट ग्रोथ होती है, और आरबीआई का रेट कट का इम्पैक्ट अगर ऐसे ही रहा तो रेट कट का इम्पैक्ट ट्रांसमिट नहीं होगा। So economy part is very tricky and challenging. Yes, definitely. और इसीलिए वैल्यूएशंस की बात करें। अब ये स्ट्रेच मल्टीपल्स को मैं थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है पूरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड फर्म्स की, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंपनीज आर इन व्हाट पी रेशियो। तो फर्स्ट टॉप राइट में क्या दिख रहा है? 15% कंपनी के पी 80 से ज्यादा है। 20 उधर 30 और 10 45% कंपनियां जो हैं 25% से ऊपर के मल्टीपल पे चल रही है। यस, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि खाली 370 कंपनियां आप कह रहे थे ना कि अंडर परफॉर्म कर रही है, बिकॉज ये सब अपनी अर्निंग्स ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं कर रही है फ्रॉम द वैल्यूएशन। आप इंडेक्स का देख रहे हो, वेटेड एवरेज हो जाता है, बट ये है अलग अलग कंपनी को स्टैंड अलोन बेसिस पे देखा गया। मान लीजिए 6000 कंपनियां लिस्टेड है बीएससी में, तो उसमें से आधी तो ओवर वैल्यूड है, हाँ 15 से 25 में है 25% जो कि फेयर वैल्यूड है। हाँ, तो केवल 5 या 10 5% 6% कंपनी है जो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन उसमें केस टू केस बेसिस पता नहीं कितनी कचरा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। यस, अब जो एक से नीचे के मल्टीपल में 22% है, मतलब वो कौन सी कंपनी होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। करेक्ट। So why I'm saying this, and the only solution for this is growth.
ओनली सोल्यूशन इज ग्रोथ। यस, और कोई तरीका करे। अब आप करेक्शन की उम्मीद तो करेंगे नहीं कि मार्केट आधा हो जाए तो वैल्यूएशन ठीक हो जाएंगे। तो ग्रोथ, वी नीड ग्रोथ, ईपीएस चाहिए मुझे, वो है ये। तो ये है बिगेस्ट कंसर्न। फिर आता है हमारा और प्यारा आता है गोल्ड और ये सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर की बात। देखिए अब जितना छलान लगाया है गोल्ड और सिल्वर, मेरा मानना है कि थोड़ा सा सांस पकड़ेंगे और 170% और 50% का नहीं होगा, मगर सिचुएशन उनके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि लास्ट 2 लाइन जो नीचे है वो है क्या, रेड का है यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड और येलोइश ऑरेंज का है डॉलर इंडेक्स। तो ट्रेजरी यील्ड नीचे जा रही है और रेट कट का, फेड की और रेट कट की बात हो रही है और डॉलर भी वीकन हो रहा है, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो यही माहौल चलेगा तो गोल्ड एंड सिल्वर अभी भी डिसेंट रिटर्न्स दिलवाएगी। और जब तक ये टैरिफ का माहौल खत्म नहीं होता, ये डी डॉलराइजेशन का गोल्ड और सिल्वर में फ्लो होगा। और अब जब तक पास्ट रिटर्न्स भी अच्छे दिख रहे, अपने रिटेल निवेशक और वर्ल्ड के रिटेल निवेशक गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में पैसा डालते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि अगले साल गोल्ड और सिल्वर विल कंटिन्यू टू शाइन, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि अगेन आपको 50, 60, 70, 100 नहीं होगा, बट डबल डिजिट ग्रोथ गोल्ड और सिल्वर में। और खास करके सिल्वर में चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी ली है इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग द एक्सपोर्ट ऑफ सिल्वर। यस, तो उससे ऑलरेडी देखिए कल हो गया 7% हुआ क्या सिल्वर का बढ़त। हाँ, $80 पहुंच गया सर। करेक्ट। तो और वो अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो आ गया है करीबन 60 के करीब। यस, तो 62। इसके बाद मेरा मानना है कि करीबन दोनों साथों साथ ही चलेंगे। सिल्वर का परफॉर्मेंस और गोल्ड का परफॉर्मेंस नियर टू ईच अदर रहेगा, कि भयंकर आउट परफॉर्मेंस के कारण वो रेशियो लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब आ गया है और थोड़ा ओवरशूट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट कांट, बिकॉज सिल्वर में बात क्या है, 60% ऑफ सिल्वर यूसेज इज फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज और सिल्वर की प्रोडक्शन फ्लैट है एट 1 मिलियन ट्रॉय आउंसेस। मगर लास्ट 2024 में 20% डिमांड बढ़ गया था बिकॉज ऑफ ईवी, सोलार और मोबाइल फोन में भी, पीसीबी में भी आता है आपको सिल्वर। सो डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन स्टेबल है। कहीं पे साउथ अमेरिका में तो न्यू माइंस ही नहीं है, थोड़ा बहुत मेक्सिको और कनाडा और उधर नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा है। तो सिल्वर और गोल्ड जितना हद तक ये कंटिन्यू परफॉर्मेंस रहेगा उतना हद तक लोग भी पैसा उसमें डालेंगे, तो इक्विटी मार्केट लिए उतना नॉन एसआईपी पैसा कम होगा। And China controls 60 to 70% of silver. Naturally, because they use it. They use it. तो मतलब ये जब सर गलती सभी लोग हो गए। चांदी को वैसा स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट मिला उसको, मिड कैप पता नहीं क्या स्मॉल कैप बोलते थे, उसने बदला ले लिया। अब बताओ वो मिड कैप से लार्ज कैप बन गया। तो इसलिए किसी को बहुत इग्नोर नहीं करना चाहिए। चांदी ने रिवेंज लिया है, रिवेंज, करेक्ट, बदला लिया। तो ये एक बात याद रखने की जरूरत है। मगर एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैंने देखा, दिस इज ब्यूटीफुल। बीएसई का लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और पैटर्न देखे तो 2019 में हुआ था कि मिड एंड स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। फिर 2020, 2021 बाउंस बैक टू पॉजिटिव, वापस 2022 में ठंडा, फिर 2 साल के लिए वापस बाउंस बैक, अब 2025 ठंडा, तो 26, 27 में वापस बाउंस। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ, दे से। तो ये एक पॉजिटिव मूड रखने की एक स्लाइड है। ये बहुत बढ़िया चार्ट है, राइट। पैटर्न दिखा रहा है कि 26 और 27 में मिड स्मॉल कैप में धमाल हो सकता। चांदी ने कर दिया तो सर ये भी करेंगे। आजकल छोटों का जमाना है, सब स्मॉल वाले ही करेंगे। और फाइनल आते हैं कि जो से मैंने कहा कि सेक्टरल आउटलुक, और जिसमें मैं आपके वो जो नेगेटिव सेक्टर वाले स्लाइड है इसमें अभी, यस, ये देखिए ये जो नेगेटिव थे इसमें साफ जाहिर है कि या इसमें एफआईएस ने बिकवाली करी, जैसे आईटी में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, एफएमसीजी में, या और इसमें डीआईएस ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। राइट। अब 2026 के लिए क्या बदलाव हो सकता है,
अब मेरा मानना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में जरूर बदलाव होगा, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल का आपको ऑटो इसमें नहीं है। जीएसटी कट का इम्पैक्ट पूरा का पूरा ऑटो ने ले लिया उसका, बिकॉज गाड़ी एक बहुत ख्वाहिश वाली चीज होती है, रीजनेबली प्राइस्ड होती है और लोगों की इच्छा में होती है कि खरीदना है। तो फर्स्ट थिंग जीएसटी का इम्पैक्ट आपको ऑटो में दिखा, इसलिए ऑटो आपको टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में आ गया था। मगर बाकी के कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी जीएसटी का इम्पैक्ट भयंकर हुआ है। और इनका क्या है कि एक होता है कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, जो समर में ही लोग खरीदते हैं। तो मेरा मानना है कि एक पोर्शन ऑफ कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल का आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे इन द समर। और ऑटो में भी एक रुझान आ सकता है फरवरी मार्च में, आपको इसके कारण, टैक्सेशन के कारण, डिप्रिसिएशन के कारण, राइट। और रियलिटी का भी मेरा मानना है कि माहौल बदल रहा है। क्यों मैं रियलिटी पे बता रहा हूँ कि -18 से ये पॉजिटिव में बदल सकती है? 3-4 कारण हैं। एक है तो जीएसटी कट का इम्पैक्ट रियलिटी में भी था, सीमेंट के प्राइसेस इसमें भी, मगर और थोड़ा बहुत जो भी ईएमआई की कटौती हुई है उसका एक्चुअली रियलिटी में दिखना था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है? ये सप्लाई का प्रॉब्लम था। यानी जो रियलिटी डेवलपर्स थे वो खाली प्रीमियम हाउसिंग के ऊपर अपना पूरा ध्यान, क्योंकि उधर ही बिकवाली थी। मैंने देखा कि रियल एस्टेट नंबर 6% डाउन है बट वैल्यू 2% अप है। यस, क्योंकि कम घर बिक रहे हैं मगर बड़े बड़े घर बिक रहे हैं, राइट। अब ये पूरे जीएसटी का इम्पैक्ट सब इंप्लीमेंट करने के लिए ये डेवलपर्स में अगले साल में मैं मानता हूं कि वो छोटी मोटी घर बनाने के लिए प्लॉट ऑफ लैंड लेंगे, शहर के थोड़ी बाहर जाके अफोर्डेबल में फोकस करेंगे। सप्लाई जब आएगा तो डिमांड अपने आप पिकअप होगा। ये मेरा एक कारण है कि रियल एस्टेट के ऊपर पॉजिटिव होना। दूसरी कारण यह है कि जो ट्रंप ने जो H1B पे ऊपर एक ये लगाया, और उसके कारण क्या हो रहा है कि जैसे आपने, मैंने पहले भी बताया आपको कि इंडियन आईटी कंपनी ने ज्यादा H1B का इस्तेमाल नहीं किया। ये ग्लोबल कंपनीज जो है, अमेजॉन, गूगल, इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने ही ज्यादा H1B का इस्तेमाल किया। अब क्या होता है कि वो इस H1B जी अभी प्रोहिबिटिव कॉस्ट हो गया नए H1B का, तो वो अब उसी वर्क को इंडिया में जीसीसी के थ्रू करेंगे, राइट। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो होते हैं वहां पे फिर नेचुरली रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ेगा उनको, क्योंकि ये बड़े बड़े इस जगह को उनको प्लान करना चाहिए ना। तो जीसी से कारण यह एक कॉर्पोरेट रियलिटी सेक्टर में एक बूम अगले साल कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। वो है सेकंड कारण जो मैं रियलिटी में पॉजिटिव हूं। और तीसरा कारण है कि उनके लिए फंडिंग के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है। क्या है वो? रीट्स को इक्विटी का टैक्सेशन दिलवाना। yes. तो अब क्या होगा कि म्यूचुअल फंड ने भी अपने हाइब्रिड स्कीम में ऑलरेडी वो रीट्स को दे रहे थे, पर वो आउटसाइड ऑफ द इक्विटी एलोकेशन था। अब वो रीट्स को इक्विटी एलोकेशन के अंदर लाएंगे तो रूम बैंकर, देखिए 50 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड की इक्विटी एयूएम है, राइट। अब रियलिटी को उसमें दे दिया तो म्यूचुअल फंड्स विल नाउ बी विलिंग टू पार्टिसिपेट इन रीट्स, क्योंकि वो इक्विटी टैक्सेशन देता है और ऑटोमेटिकली रिटर्न्स में उसका इंपैक्ट दिखता है। तो रियल एस्टेट होल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फंडिंग एवेन्यू थ्रू म्यूचुअल फंड खोल गया है। तो अगर उनके पास ये लो कॉस्ट फंडिंग, और रीट्स होते हैं क्या, कॉर्पोरेट में जीसीसी जैसे ये होते हैं, उसको रेंट करते हैं, ये होते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगले साल आप म्यूचुअल फंड एक डेडिकेटेड थीमेटिक रियल एस्टेट इक्विटी ओरिएंटेड फंड भी लॉन्च कर सकते हैं, डेडिकेटेड टू रीट्स। बिकॉज वो क्या होता है कि आइडियल प्रोडक्ट है, बिकॉज रेगुलर इनकम भी आता है और प्रॉपर्टी वैल्यू के बढ़त से उसका अप्रिसिएशन भी होता है, कंबाइंड विद इक्विटी टैक्सेशन। तो रेगुलर इनकम प्रोडक्ट विद इक्विटी टैक्सेशन कुड बी अ सुपर हिट। यस यस यस। तो अगले साल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि अंडर द थीमेटिक विंडो कोई एक डेडिकेटेड रीट का फंड लॉन्च करें। तो ऐसा लॉन्च करें तो पैसा इकट्ठा करें तो रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए वो एक नया लाइन ऑफ फंडिंग शुरू होता है, राइट। तो लो कॉस्ट फंडिंग उनको मिलेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि रियलिटी नेक्स्ट ईयर में हैज अ गुड चांस ऑफ आउट परफॉर्मिंग। तो कंज्यूमर की बात करी मैंने, रियलिटी की बात करी, और आईटी की बात करें तो सिंपल सी बात है, एक साल का आप दिखा रहे हैं नेगेटिव, और आईटी स्टॉक्स का
देखिए कितना करेक्शन हुआ, ये सब अच्छी कंपनियां हैं, ऑल टाइम हाई से देखिए क्या भयंकर। और मैं बताऊं, आपने दिखाया उसमें 11% का नेगेटिव, प्रीवियस स्लाइड में जाइए 1 मिनट, और वो लगता है कि साल में वो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर था, राइट। मगर बात क्या है पता है आपको, ये 6 महीने पहले ये 20% अंडर परफॉर्मर था। यस, और 20% भाई। में मैं अभी डेटा देख रहा था, लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न देखे आईटी अब 14.5%। करेक्ट। तो इसका टर्न अराउंड स्टोरी शुरू हुआ है। एक साल में भले ही आपको 11% नेगेटिव दिख रहा हो, 3 महीने में ये 14% पॉजिटिव है, राइट। तो टर्न अराउंड स्टोरी शुरू हो चुकी है और द अमाउंट ऑफ नेगेटिव कम हुआ है। कुछ महीनों पहले ये नेगेटिव था, 14 to 15% नेगेटिव, अब ये 14% 3 मंथ्स में पॉजिटिव हुआ, तो उसका इंपैक्ट। और सेकंड बात क्या है, इस अर्निंग सीजन में आपको आईटी कंपनी की रुपी ईपीएस डबल डिजिट में आ सकती है, क्योंकि 7% का एक साल का डिप्रिसिएशन उनके डॉलर अर्निंग के साथ जुड़ के, ऑफ कोर्स कुछ हेजिंग किया होगा थोड़ा बहुत, उसके कारण उतना खराब नहीं होगा, मगर डेफिनेटली रुपी डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट उनके अर्निंग्स में दिखेगा। और अगले साल, और देखिए रुपी की बात करें, एक साल में रुपी का 2.5-3% हो सकता है, मगर आरबीआई का एक, आपने बाय सेल स्वैप की बात सुनी होगी ना, राइट। वो स्वैप का जो मैंने प्राइसिंग देख रहा था, यानी 3 साल के बाद आरबीआई को वो डॉलर ये करना है, उसका इंप्लाइड प्राइसिंग है 98 टू द डॉलर 3 साल के बाद। आज को 90 में है, उन्होंने लॉक किया, उनको 3 साल के बाद वो 98 के दाम में ट्रेड होगा, वही उनका स्वैप का कॉस्ट है। तो अराउंड 2.5 to 3% डिप्रिशिएशन पर ईयर पे हुई, वो 98 पे जा सकता है। तो क्या करूं मैं, ऐसी एक डिप्रिशिएटिंग रुपी, आरबीआई ही मानती है कि लेवल होना चाहिए 98 आफ्टर 3 इयर्स, राइट। तो ये आईटी सेक्टर के लिए एक टेल विंड है जो उसे सपोर्ट करेगी। और देखा, मैंने पहले भी कहा था आपको कि दो चीज, कि एक, ले ऑफ जो कर रहे हैं वो कंपनीज के लिए अच्छी है, क्योंकि जो एआई रेडी नहीं है उस एम्प्लॉयज को घर भेज रहे हैं, और नए हायरिंग में वो एआई रेडी कंपनी को रखे। सेकंड, मैंने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट की बात की, ऑलरेडी देखा आपने, टीसीएस ने भी बहुत बड़ा टाई अप किया विद ग्रुप, वो एक चैटर्जी ग्रुप के साथ, टीएलसी या कोई जी ग्रुप के साथ भयंकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई में, 1 GB का। एक, और आज खबर आई कि क्या, कोफोर्ज ने एक एआई कंपनी को खरीदा है। हाँ, तो इंडियन आईटी कंपनीज एआई के लिए मर्जर कर सकती है, कैश है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो ये एआई के अपने आप मॉडिफाई करके अडेप्ट कर लेंगी। तो इसलिए मेरा आईटी के ऊपर कॉन्फिडेंस कुछ दिनों से ही चल रहा है। तो ये अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर नेक्स्ट ईयर मेरा मानना है कि आउट परफॉर्मिंग हो सकती है। और ये जो आपने अभी दिखाया कि कौन से, नहीं वो पहली स्लाइड दिखाई है, जो आउट परफॉर्मर है, क्या वो कंटिन्यू हो सकते हैं? अभी मेटल का मेरे को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो टैक्टिकल प्ले है, टेक्निकल्स पे चलता है। उसका पूरा साल का आउटलुक मैं बता नहीं सकता हूँ। ये पिछली बार चली बिकॉज लिक्विडिटी भयंकर थी, उसके कारण ये चली है। तो मेरा फुल ईयर व्यू मेटल में मैं नहीं दूंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी टैक्टिकल कॉल। आपको एवरी 1 month 2 month को आपको देख के करना पड़ेगा, तो उसको छोड़ते हैं। मगर ऑटो का जैसे मैंने बताया आपको, बिकॉज एक सेकेंड विंड आ सकता है फरवरी मार्च में, और सेकंड, टैरिफ सॉल्व होने से ऑटो कंपोनेंट की एक्सपोर्ट्स की स्टोरी भी बढ़ सकती है, वो एक अच्छी बात है। और उसके अलावा कैपिटल मार्केट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात, यस, ये 25% रिटर्न रिपीट करना मुश्किल है, मगर डबल डिजिट का ग्रोथ जरूर पीएसबीज में भी होगा, अगले साल भी 25% होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और ऑयल एंड गैस, अगेन लाइक मेटल, इट इज लिंक टू क्रूड ऑयल प्राइसेस, अगेन अनप्रेडिक्टेबल कि कैसा हो रहा है, राइट। और डिफेंस की बात करें तो इट्स हाई वैल्यूड, बट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी हाई है, तो वॉलेटाइल सेक्टर है, तो अगले साल के लिए उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। मगर ऑलरेडी आपने निवेश किया तो टिके रहे, मगर फ्रेश करेंगे तो स्टैगर्ड तौर पे विथ अ 5 to 7 year आउटलुक करें आप उसमें, राइट। तो ये एग्जिस्टिंग परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करी मैंने। तो ब्रॉडली टू समराइज फॉर नेक्स्ट ईयर, मैं कॉन्ट्रा के तौर पर आईटी, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं वो अच्छी करेंगे अगले साल।
और उसके साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का कंटिन्यूइंग अच्छी स्टोरी होगी। और एक जो नाइदर टॉप या बॉटम में है, वो मुझे पसंद जो चीज है वो है कैपिटल गुड्स। क्योंकि मेरे को क्या है कि ये होल जीएसटी कट के कारण जो कंजम्पशन, जो भी ऑटो, उसके बाद कूलिंग ड्यूरेबल्स और ये सब होंगे, उसके कारण मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में बढ़ती हुई दिख रही है। तो प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत अगले साल में होगी, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। पर जब वो होगी, आपको कैपिटल गुड्स की जो सेगमेंट है, नॉट नेसेसरली जो गवर्नमेंट कैपेक्स के संबंधित होते हैं, ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, स्टील, ऐसे, मगर जब एक कंपनी एक्सपैंड करती है तो इंजीनियरिंग गुड्स की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने की संभावना है। तो मैं एक लंबी अवधि के लिए अगले साल में एक ब्रॉडर कैपिटल गुड्स विद फोकस ऑन इंजीनियरिंग साइड भी मैं रेकमेंड करूंगा कि इट्स अ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फाइनली टू समराइज, मैं कहूंगा कि क्योंकि ट्रेड डील की हवा है ऊपर और वैल्यूएशंस अभी भी महंगी है और इतनी चीज इन द मिक्स में है, आप अगले साल को एक ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट सोचिए, द ईयर ऑफ रिटर्न्स मत सोचिए, क्योंकि साल में बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो मैं अगले साल एक एक्सीलेंट ईयर है आपको निवेश करने के लिए, मगर उस साल के एंड में ही पूरा उसका फायदा आपको शायद दिखे या ना दिखे, बट जरूर फ्यूचर ईयर्स में दिखेंगी। तो अगले साल में मैं कहूंगा कि इन सेक्टर्स जो मैंने कहा, वहां पे आप निवेश जारी रखिए। रिटर्न्स बाय द एंड ऑफ द ईयर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेड डील कब साइन होता है, ग्रोथ कब दिखती है, ये सब बातें ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगी। तो यही ये कह सकते हैं वोलेटाइल ईयर रह सकता है अगले साल भी, क्योंकि घटनाएं होती रहेंगी और कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे होगा। एक चीज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बंदा था जिसने ये बात बोली थी कि दो सेक्टर जहां पे ऑल क्रेडिट गोज टू सुनील सर। पब्लिक सेक्टर बैंक, मुझे डेट याद है 6 सितंबर को मैं गोवा में था, वहां से मैंने शो रिकॉर्ड किया, तब सर ने पहली बार बोला था कि पीएसयू बैंक में नजर रखो, बहुत तेजी होने वाली है। और आप देखिए टॉप सेक्टर 2025 का। दूसरा, उन्होंने आईटी तब बोला था जब पूरा संसार उसके खिलाफ था, और वो हर हफ्ते बोलते थे कि आईटी आईटी आईटी। और आईटी आप देखिए कि उसने क्या जबरदस्त रिकवरी की है लास्ट 6 मंथ में। तो दोनों बेहतरीन सेक्टर सर की चूज किए हुए थे। इस साल भी उन्होंने बहुत सारे सेक्टर आपको बताए कि 2026 में आप इस पे ध्यान रखें। एक डार्क हॉर्स सर ने बताया वो कैपिटल गुड्स है, मैं भी उसको सेकंड करता हूँ क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत पढ़ाई की है। मुझे लगता है कैपिटल गुड्स इस साल बहुत सरप्राइज करने वाला है लोगों को। तो खैर 2026 हम लोग देखते हैं कैसा होने वाला है। बहुत कुछ चीजें नई घटेंगी, बहुत चीजें बदलेंगी, लेकिन उम्मीद है हमेशा रखनी चाहिए कि अगला साल इस साल से बेहतर होगा। इसी उम्मीद में बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया। चूंकि हम लोगों ने पूरे साल का रैप किया और अगले साल के लिए किया है, तो शो थोड़ा लंबा, जरूर देखिएगा। ये शो सर की चैनल पे भी मिलेगा और आप वहां पे भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।